नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस चाहे कमबैक, संगठन का पावर बैक। तो कांग्रेस संगठन के जरिए ही आगे बढ़ना चाह रही है और संगठन के जरिए आगे बढ़कर ही वो कमबैक कर सकती है। लेकिन जैसा वो शेर कहता है कि आग का दरिया है और तैर के जाना है। जहां संगठन की बात ही बहुत कम होती है, वहां संगठन को खड़ा करना और उसके सहारे चुनाव की इस कठोर डगर पर आगे बढ़कर सफलता की तरफ बढ़ जाना ये आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अगर वो किसी भी तरीके से अपने को ताकतवर बनाना चाहती है तो वो रास्ता संगठन से होकर ही गुजरता है। आज इसी पर डिबेट, और इससे पहले कि हम मेहमानों की तरफ चलें, देखें हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं सियासत उसी की चलती है जो सड़क पर दम दिखाता है। कांग्रेस को शायद ये बात एक बार फिर समझ में आई है। भोपाल में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन इसी का संकेत है। कांग्रेस के अच्छे दिनों में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अनुषांगिक संगठन ही थे। कभी जिलों में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की औकात विधायकों जैसी होती थी, लेकिन फिर ये संगठन कमजोर होते गए और उनके साथ कांग्रेस भी। लेकिन अब कांग्रेस एक बार फिर इन संगठनों के जरिए अपनी खोई ताकत को वापस पाना चाहती है। यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस का पुनर्गठन कर ये कोशिश की गई है। अंग्रेजों की रीति नीति पे काम करती है। जब जब आप सब जानते हैं भाजपा कैसे संविधान को तार-तार करने का काम करती है। जो मतदाता का संविधान में सबसे बड़ा अधिकार होता है उसको छीनने का काम कर रही है, उसको मारने का काम कर रही है। ये हमारे संविधान को तार-तार कर रही है। जब तक युवक कांग्रेस इस जन विरोधी सत्ता का भार नहीं फेंकेगी, शांत नहीं बैठेगी। नई कांग्रेस, नई महिला कांग्रेस हम निकालेंगे, नए बच्चों को जोड़ेंगे। जो 18-19 साल की जो लड़कियां हैं उनसे मैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना रही हूं, जो कि आज शाम को भी मेरा डिनर है यूथ की लड़कियों के साथ में, तो मैं उनको कनेक्ट करूंगी। और जब यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस एक ही रफ्तार से जाएगी। क्षत्रपों के जमाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए एनएसयूआई, यूथ और महिला कांग्रेस जैसे संगठन रास्ता दिखा सकते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद ही इन संगठनों को मजबूत करने की जुगत में लगे हैं। इधर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। नेता इन संगठनों में भी अपने परिवार के लोगों को सेट करने लगे हैं। कांग्रेस कुछ परिवारों में उलझी हुई पार्टी बनकर मात्र रह गई है और उनके इन पदों पर नियुक्ति के साथ ही पार्टी के भीतर मोर्चा खुले हुए हैं। परिवारवाद में घनघोर, पट्टावाद में घनघोर कांग्रेस लिप्त है और इसी कारण अब सुप्त और गुप्त भी है। और जो होड़ जो मची है वो पद पाने की है। ना मुद्दा से कोई वास्ता है, ना मुद्दा की कोई जमीन है। केवल और केवल ये जोर जुगाड़ का मामला है। परिवारवाद और पट्टावाद की राजनीति कांग्रेस में बची है। 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के थिंक टैंक को ये लगता है कि सड़क के रास्ते से ही सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है। कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि उसका मुकाबला ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से सजी उस बीजेपी से है जिसका आधार ही एक मजबूत संगठन है। आपने देखा कि कांग्रेस किस तरह से अब ये लड़ाई लड़ना चाहती है और लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके जो सहयोगी संगठन होते हैं, ख़ासतौर से यूथ, महिला और किसान, ये जो आपके विंग्स होते हैं, अगर इनमें सक्रियता है, इनके जो कर्ता धर्ता हैं, इनको जो नेतृत्व कर रहे हैं इन संगठनों का, वो अगर पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं तो कहानी बदलती है और ताकत के साथ आगे बढ़ती है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस अपनी पुरानी ताकत वापस पाना चाहती है? क्यों नहीं चाहेगी? यही उसका उद्देश्य ही है। क्या यूथ और महिला कांग्रेस के जरिए सत्ता वापस आ सकती है? बीजेपी के मजबूत संगठन के मुकाबले कैसे टिकेगा कांग्रेस का उत्साह? ये हमारे सवाल हैं और जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी लीडर और स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है उनका। मिथुन अहिरवार जी हैं, युवा नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। जय जी, कैसे देखते हैं आप सड़क पर प्रदर्शन भी ऐसा कि जिसकी चर्चा
न सिर्फ संबंधित पार्टी में हो जिसका प्रदर्शन है, बल्कि जनता के बीच में मीडिया के ज़रिए ये भी एक बहुत अहम कड़ी होती थी। यही वजह है कि आज 60 पार कर चुके दोनों पार्टियों के नेता, अधिकांश ऐसे नेता हैं जिन्होंने भरपूर लाठियां खाई हैं और प्रदर्शन की धार से ही वो चमकदार हुए हैं। कैसे कहेंगे आप जी, कैसे देखेंगे जी? हर संस्था को, खासतौर पर राजनीतिक संस्था को भी जोश और होश दोनों की जरूरत है, और जोश जो है वो युवाओं से ही आता है। और इस समय महिलाओं की जो जितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, हम देख रहे हैं कि हर चुनाव में महिला एक बड़ा नतीजों को प्रभावित करने वाला काम करती है। तो कांग्रेस को निश्चित रूप से युवाओं के साथ भी जुड़ना है, तो उसे यूथ की भी जरूरत है, एनएसयूआई की भी जरूरत है, युवा कांग्रेस की भी जरूरत है, और उतना ही महत्वपूर्ण रोल महिला कांग्रेस का भी है, या महिला जो संख्या है उनका भी है। क्योंकि ये दोनों को यदि आपने जोड़ लिया तो निश्चित रूप से आपका परिणाम भारी हो सकता है। और हर पार्टी का जो टारगेट होता है वो नया मतदाता होता है, युवा, क्योंकि वो परिवर्तनशील होता है। वही वो जहां होगा वहां पर जो सत्ता का पल्ला है वो झुक जाता है। तो निश्चित रूप से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश हर पार्टी करती है, लेकिन ये कितना सफल जो होता है वही सत्ता में उसकी वापसी होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये राह आसान नहीं है, क्योंकि आपके भीतर पहले तो वो जज्बा हो कि आप अपनी पार्टी के लिए और उसे फिर से सफलता की तरफ ले जाने के लिए कुछ भी, जिसको कहते हैं तन मन धन से समर्पित होकर मैदान में उतरें। और अभी कांग्रेस की चुनौती यही है, किसी के पास तन है तो मन नहीं है, मन है तो धन नहीं है, और ये तीनों का जो सम्मिश्रण होता है वो अगर हो जाए, और अगर तन और मन तो रहता ही है, धन ना भी हो तो तन मन भी एकाकार हो जाए तो परम सत्य सामने होता है। क्या कहेंगे सिसोदिया साहब जी? बहुत अच्छी बात बोली आपने, उसी को मैं बढ़ाना चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता को तन मन धन लगाना होता, पर किसके लिए? किसी नेता का पट्टा बन के और विचार के लिए लगाना होता है। तो कांग्रेस का मूल विचार कहाँ है? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर तन मन धन सब कुछ समर्पण करते हैं और ये जीवन भी समर्पित कर देते हैं, तो एक विचार को लेकर करते हैं, और वो विचार होता है कि भारत माता को फिर विश्व के परम देवों को पहुंचाना। तो कांग्रेस का विचार क्या है? तो कांग्रेस का विचार देखने में आता है, जब नियुक्तियों को हम देखते हैं तो एक तरफ देखते हैं कि श्याम टेलर जैसा युवा नेता, हमारा सामान्य घर का एक कार्यकर्ता, युवाओं का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनता है मध्य प्रदेश। तो एक कांग्रेस की नियुक्ति देखते हैं तो श्रीमान प्रेमचंद्र गुड्डू जी, जो कि उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद भी रहे हमारे उज्जैन से, उनकी सुपुत्री जो है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। तो ये बस इस नियुक्ति में ही सारी बात समझ में आ जाती है। ये जो पट्टावाद में डूबी हुई कांग्रेस, ये वंशवाद की भेंट चढ़ी हुई कांग्रेस, विचार वंशवाद के आगे समाप्त हो गया जिस कांग्रेस का, वह भारतीय जनता पार्टी के से कैसे बराबरी करेगी? अगर एनएसयूआई को बराबरी करना है तो एक ज्ञान चरित्र एकता वाले विद्यार्थी परिषद से मुकाबला है। अगर युवा मोर्चा से तब जो है मुकाबला करना है तो वो युवक कांग्रेस को अगर मुकाबला करना तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से मुकाबला करना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से जो कार्यकर्ता तैयार होता है भारतीय जनता युवा मोर्चा से, वह भारतीय जनता पार्टी का नेता बनता है, फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी है। अगर महिला मोर्चे की बात करें, किसान मोर्चे की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम जो मोर्चे हैं, इन मोर्चों के सामने कांग्रेस के कोई मोर्चे प्रकोष्ठ टिकते नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस बात कर सकती है, धरातल पर काम नहीं कर सकती। अगर वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आइए, इस प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप आए, मुकाबला करें, आप अपनी पार्टी की रीति नीति को लाकर जनता के बीच में रखें, ना कि वोट चोरी जैसी खोखली बातें करें, ना कि एसआईआर पर लगाए, ना कि संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करें। मिथुन जी सुनिए आपने बात हमारे दोनों मेहमानों की, और अब आपकी बारी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तन मन धन की व्यवस्था को खत्म करके लगातार धन धनाधन कर दिया है। तो हम लोकतंत्र में देख रहे हैं कि कितना लोकतंत्र के अनुरूप है। मूल विचार की बात हमारे साथी ने कही, बहुत महत्वपूर्ण है। मूल विचार क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी का मूल विचार है कि बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया उसके अनुरूप देश की व्यवस्थाएं काम करें।
तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाकर के यदि संविधान बदलना चाहती थी तो मूल विचार सबके सामने है कि वो करना क्या चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी यदि मूल विचार को अभी भी नहीं समझ पा और लगातार कांग्रेस के नेताओं को ला करके उनका मूल विचार समझना चाहती तो वो उनका अपना विषय है। लेकिन मैं आज मुख्य विषय पर आना चाहूंगा। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान मोर्चा। किसान आज लुट रहा है, किसान पिट रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा कहां है? कांग्रेस पार्टी का किसान मोर्चा लगातार उनकी आवाज उठा रहा है। यूथ कांग्रेस आज सड़क पर है, युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कहां है? अभी एक 6 साल की बच्ची से कितनी गलत हरकत हुई, कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में आई, हमने लगातार आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा कहां है? आज इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। केवल सत्ता प्राप्ति कर करके आप सत्ता का आनंद लेते रहें और दूसरी पार्टी पर टिप्पणी करते रहें। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि लगातार कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े आवाजों को उठा रही है। आपने जो चर्चा में बात कही कि हम ताकतवर होना चाहते हैं, हम जनता को एम्पावर करना चाहते हैं। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता होनी चाहिए। यदि जनता के अधिकार उन तक पहुंचाने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ रही है तो हम तो लगातार कर रहे हैं। परिवारवाद जैसी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मैं माकूल जवाब दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आज विषय वो नहीं। नहीं तो ऐसे कितने उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के पिछले और आने वाले और आज के जो हम दे सकते हैं। लेकिन मूल बात क्या है? ये जो आप उदाहरण दे करके जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उस आवाज के अनुरूप अपनी सरकार को चला रही है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री जी भी हैं, आखिरी बार कब उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की? आखिरी बार कब उन्होंने कानून व्यवस्था के प्रश्न पर उत्तर दिया? आखिरी बार कब उन्होंने प्रशासनिक जो कसावट है उस पर उत्तर दिया? आखिरी बार कब उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर के किसानों से चर्चा की? इस सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हमारी लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी, हमारे पहले के जो मोर्चे थे वो भी बेहतरीन काम कर रहे थे। आज के जो मोर्चे हैं, नए लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, आगे वो भी बेहतर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आप देखें, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या आज के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसी व्यवस्था से निकल के आ रहे हैं। तब भी वो लाठी खा रहे थे, आज भी लाठी खा रहे हैं। हमारे सीनियर नेता भी आज भी लाठी खाते हैं, सड़कों पर पुलिस से बढ़ जाते हैं। तो ये सब जनता के लिए किया जा रहा है। जनता की इस आवाज को उठाने में यदि सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार भी आगे आएगी तो लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लाठी खाना यानी मेहनत करना। आप तैयार हैं जनता के हक में प्रदर्शन करने के लिए? क्योंकि अब प्रदर्शन की भी बोनसाई हो गई है। बोनसाई एक तकनीक है जापानीज, जिसमें बड़े बड़े वृक्ष को भी काट पीट के एक छोटे से गमले में उगा दिया जाता है। और ये आजकल सिर्फ राजनीति में ही नहीं, सफलता का हर जगह एक बोनसाई हो गया। हर व्यक्ति चाहता है कि वो बोनसाई मॉडल अपनाए। और कौन किसी पेड़ को 25 साल 30 साल पाल पोस कर बड़ा करेगा? जय जी, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के छवि निर्माण के अभियान से भी है। आपने देखा कि बिहार में तमाम दिग्गजों ने ये माना, प्रशांत किशोर ने भी ये माना, जन स्वराज पार्टी के जो करता धरता रहे, कि जंगल राज का नारा, कि अगर आरजेडी और कांग्रेस आए तो बिहार फिर जंगल राज की तरफ चला जाएगा, ये नारा लोगों के गले उतरा। ऐसा वहाँ राजनीतिक पर्यवेक्षक भी मानते हैं और प्रशांत किशोर भी मानते हैं, जो खुद चुनाव के एक बड़े प्रबंधक के तौर पर देखे जाते हैं। अब कांग्रेस के साथ भी यही समस्या है कि बीजेपी कहती है 2018 आपने देखा, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, आप सचिन पायलट और उनको गहलोत जी को देख लीजिए, और आप ताज़ा उदाहरण जो है कर्नाटक का देख लीजिए, जहाँ खूब नाटक चल रहा है इस समय डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। तो ये जो बात है कि आप ले भी आएंगे तो ये तो लड़ेंगे आपस में, आपका काम ही नहीं होगा और सरकार भी गड़बड़ हो जाएगी। ये नारा क्या जनता के गले उतरता है, और बीजेपी की पूरी रैंक एंड फाइल, जिसमें संघ भी शामिल है, ये कन्विंस कर देते हैं जनता को कि गड़बड़ नहीं करिए आप। शरद जी, ये बात सही है कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पहले तो सबसे पहले ये विश्वास लोगों को दिलाना कि वो सत्ता में आती है तो इन सारे विवादों से वो ऊपर होगी, वो मॉडल तो उसको पेश करना पड़ेगा। अभी जैसे आपने बात की कि तन मन धन, धन का एक बहुत बड़ा रोल है पार्टी में, और धनबल के आगे कांग्रेस की वाकई स्थिति खराब है। और जो ये योजनाएं जिस तरह से असर दिखा रही हैं, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। वो चाहे वो लाडली बहना हो या उसी तरह की कोई स्कीम, कि यदि हम खातों में इस तरह के पैसे डालते रहेंगे, आप कितने विवाद कर लीजिए, कितने इश्यूज उठा लीजिए, यदि हम व्यक्तिगत रूप से लोगों को सीधे लाभान्वित, और ये सत्ता में आने का एक बड़ा मंत्र हो गया है। आप कुछ भी डिबेट करती रहिए, लोगों को सीधे कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, और ये हर पार्टी करती है।
जो जिसको मौका मिल जाता है वो सत्ता में बने रहने के लिए सारी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पहली लड़ाई तो ये है कि कैसे इन सारी चीजों से निर्वाचन की प्रक्रिया को थोड़ा सा साफ सुथरा किया जाए। मैं मानता हूं कि ये जयललिता के समय से हुआ था, जब हमने पहली बार देखा था कि लोग रंगीन टीवी कैसे बांटे जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो मॉडल पार्टियों को ऊपर प्रभावित करता है, विचारधारा धीरे धीरे हाशिए पे आती जा रही है। आप देखेंगे घोषणा पत्र कितना, जो कैंडिडेट है उसे नहीं पता होता कि घोषणा पत्र क्या है, कैसे चुनाव जीतना, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि वो जो कैसे लोगों का विश्वास हासिल करे, और ये जो धनबल की एक बड़ी चुनौती है उसका भी सामना कैसे करे। और बीजेपी के सामने ये बड़ी है कि ऐसे बीच में जो बहुत सारी चीजें हैं, ये बात सच है कि किसानों का आंदोलन अभी खंडवा में भी हुआ, बहुत सारे विवाद, बहुत सारी चीजें प्याज के भाव को लेकर के हुए, तो उस असंतोष को कैसे कंट्रोल करना और कैसे उस विश्वास दिलाए रखना कि वो उस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े। जी बिल्कुल तो जी, ये दोनों पार्टियों की चुनौती दोनों है। पार्टियों की चुनौती। जी सिसोदिया साहब जी। असंतोष जैसी कोई बात नहीं है। राज्य भर के तमाम, चाहे वो किसान हो, युवा हो, चाहे सभी वर्ग हो, वो कहीं ना कहीं सरकार से अपेक्षा करते हैं, इसलिए सरकार से मांगते हैं। जब वो मांगते हैं तो सरकार उनको देने का काम करती है। अभी आप देखेंगे शरद जी, पिछले दिनों सोयाबीन के भाव को लेकर किसानों की तरफ से बात आई और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सोयाबीन पे भावांतर देके कहीं ना कहीं उस बाजार के भाव को सोयाबीन के समर्थन मूल्य के बीच के गैप को भरने का काम किया। हम ये कह सकते हैं कि ये जो कल्याणकारी सरकार है, इसका एकमात्र जो मूल मंत्र है वो जब भारत माता को वैभव पर पहुंचाने का, तो उसके लिए हम दीर्घकालीन योजना बनाकर समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश 2047 का मध्य प्रदेश कैसा हो उस तरीके की दिशा में जाकर और काम करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जहां एक तरफ संगठन पार्टी की रीति नीतियों को लेकर जनता के बीच में है, सरकार की योजनाओं को लेकर बीच में है, वहीं दूसरी तरफ हमारा एक हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश सहित देश भर में हमारा हितग्राहियों का समूह एक हमारा नया समर्थक बना है, जो कि निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर, हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जुड़कर आज भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। वो इसलिए हो पा रहा है कि हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। पार्टी ने 1980 में स्थापना के समय जो बातें कही थी, जब हम सत्ता में आए तो उनको पूरा करा, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसके उलट कांग्रेस में क्राइसिस चल रहा है, नेताओं का अभाव चल रहा है, आपस की लड़ाई चल रही है, पट्टावाद चल रहा है। जो भी नियुक्तियां हो रही है वो पट्टावाद से हो रही है। जो नियुक्ति होती है, एक नियुक्ति जिलाध्यक्ष की होती है और 45-50 जी बड़े चलिए नेता चलिए जिला चलिए स्तर जी के और उसका विरोध करने लगते हैं। जी कांग्रेस जी की समस्या है। महत्वपूर्ण बात यही है कि काडर बेस्ड पार्टी अपने किसी भी कार्यक्रम या अपनी किसी भी पार्टी की एक सोच को ज़मीन तक ले जाते हैं, और इसका उदाहरण बीजेपी तो वर्तमान में है ही। इसके पहले आप चलें तो पश्चिम बंगाल में आप पाएंगे, जहां 25 साल लगातार ज्योति बसु सत्ता में रहे, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिस्टम जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में था, उसने पार्टी को एक तरह से आप कहें कि अनपैरेलल कर दिया, अनचैलेंजेबल कर दिया। मिथुन जी, यही बड़ी चुनौती है वर्तमान समय में। अगर बीजेपी की इस आंधी का सामना करने में कोई दल कामयाब हुए हैं तो बहुत कम नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन 2 नाम आते हैं मेरे जहन में, जिसमें एक तो आंधी का सामना करते करते आखिर नाकामयाब भी हुआ, वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन उसने भी, चूँकि वो भी काडर बेस्ड पार्टी है, उसके यहाँ भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये नहीं सोचते पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो खड़े रहते हैं, काम करते हैं। दूसरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल। दरारें हैं, और इस बार दावा भी है कि ये दरारें भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रवेश का शंखनाद कर रही हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों का मजबूत संगठन ही बीजेपी का मुकाबला अभी तक करता रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी आखिरकार बीते चुनावी रण में कामयाब नहीं भी हुई। आपको बहुत मेहनत करनी है और अपनी रैंक एंड फाइल को बहुत मजबूती से आगे करना है, इन दोनों दलों की तरह। जी शरद से, कांग्रेस पार्टी स्थायी समाधान की ओर जाती है। काडर की बात कई बार पार्टी में कही जाती है, लेकिन काडर का मतलब है आपके कार्यकर्ता जो ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। हम जनता को एम्पावर करना चाहते हैं बजाय काडर के, क्योंकि काडर के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं।
अब ये बात तो कही जा रही है कि बिहार चुनाव के बाद कि कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई और जंगल राज को जनता ने नकार दिया। ये सीटों के आधार पर यदि कही जाए तो बात ठीक है, लेकिन यदि आप वोट प्रतिशत या वोट की संख्या पे जाएं तो जिस जंगल राज को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हाइप किया, तो उसको देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट बिहार में मिले हैं। तो क्या उस कथित जंगल राज पर वोटों के माध्यम से जनता ने मुहर लगाई है? ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 43 लाख वोट सर बिहार में मिले, हमें 6 सीटें मिली। हमसे आधे वोट लाने वाले चिराग पासवान जी की पार्टी को 19 सीटें मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी का यदि ये जो कन्वर्जन रेट है, इसके पीछे की कुछ नीतियां हैं। अब आज की चर्चा में मेरे ख्याल से 18 में बीजेपी को मध्य प्रदेश में ज्यादा मिले थे कांग्रेस से वोट, करीब 2.5 लाख के करीब। जी और जी बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी ने हमेशा उसको एक एलिबाय बनाया कि जहां ज्यादा वोट मिला सरकार उनकी होना चाहिए, और यही कह करके उन्होंने सरकार को गिराया था। इससे पहले हम कर्नाटक में कहते रह गए कि हमें 2% ज्यादा वोट मिला था, भाजपा ने उसको तब नहीं माना और आज भाजपा नहीं मान रही है बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुविधा के अनुसार राजनीति की है। हम ये मानते हैं कि जनता ने हमारा समर्थन किया है। अब वो जो कन्वर्जन रेट होता है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसे 90% के ऊपर ले जा रही है, उसकी क्या रणनीति है? क्या वाकई ये मेहनत है? क्या वाकई ये धन धनाधन है? क्या वाकई ये SIR जैसी कोई नीति? इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है, और आगे जो सोल्यूशंस आएंगे चुनावों को लेकर के वो इसी के आधार पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से लगातार जनता की आवाज उठाती रहेगी। जी जय जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी देखिए, ये बात सही है कि बात हम युवाओं के संगठन से हुई, तो युवाओं की भूमिका दोनों ही पार्टियों में महत्वपूर्ण है। लेकिन ये एक ऐसी आग है, जैसे आपने कहा, जो पार्टी को आगे भी ले जा सकती है, लेकिन पार्टी के ये यदि इन युवाओं के ऊपर यदि कंट्रोल नहीं रहा तो ये पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमने देखा कि कई मामले, चाहे वो ABP के हो या NSK के हो, तो युवाओं में इतना कई बार जोश होता है कि वो कई बार मर्यादाएं पार कर जाते हैं, चाहे किसी कॉलेज में प्रोफेसर के साथ गड़बड़ हो या कुछ हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि इन संगठनों को सक्रिय करने के पहले उसको मर्यादाओं का भी पाठ होना और एक शालीनता का आचरण भी सिखाया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हमको लगता है कि राजनीति को हम और बेहतर से कर पाएंगे, और उनके ऊपर एक अच्छा नियंत्रण भी होगा, और जोश और होश का एक कॉम्बिनेशन दोनों में होना चाहिए। जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या आपके भीतर वो भाव है जो संकल्पबद्ध होकर आपकी मुट्ठियां अपने आप भिंच जाती हैं, और आप ये महसूस करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब हमें लड़ना है, और लड़कर वहाँ पहुँचना है जहाँ हमें वास्तव में होना चाहिए। ये भाव मन से आता है, इसको कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा नहीं कर सकता, इसको बहुत अच्छे स्पीकर्स कितना मोटिवेशनल अपना स्पीच दें वो पैदा नहीं कर सकते। ये भाव पहले उस भाव भूमि पर बीज की तरह अंकुरित होना चाहिए, जैसा आज़ादी की लड़ाई के समय वो अंकुरण में था। हमारे लीडर्स ने उसको भरी पूरी फसल में बदल दिया, और इसी फसल को जब हमारे इन लीडर्स ने काटा तो अंग्रेज़ में सन्नाटा था, और इसी सन्नाटे के साथ वो हिंदुस्तान से विदा हुए थे। ये आसान नहीं है। बीजेपी की मुट्ठियाँ भिंची थीं जब 40 साल तक कांग्रेस का शासन था। वो अपने मान अपमान के बीच में उस लक्ष्य को देख रहे थे निरंतर, और उनकी 2 पीढ़ियां इसके लिए कुर्बान हुई कि हम न सही, हमारे आगे तो वो लोग होंगे जिनका सुनहरा मुस्तकबिल होगा। मैं अक्सर, मेरे स्मरण में आता है अटल जी का वो भाषण 85 का, जब 25 साल हुए थे बीजेपी को, कि मैं देख रहा हूँ कि सूरज उदय हो रहा है और कमल खिल रहा है। और फिर पूरी करतल ध्वनि से बॉम्बे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस वाक्य को जैसे अपने हृदय में बिठा लिया। कांग्रेस सब जानती है, सब समझती है, उसके नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि उन्हीं में से किसी को ऐसा प्रेरक बनना पड़ेगा कि कांग्रेस की भी मुट्ठियां भिंचें और वो आगे बढ़े। लोकतंत्र के लिए, जैसा सिसोदिया जी ने बड़े मन से कहा, बहुत ज़रूरी भी है ये। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।